गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। स्टूडेंट्स, हम लोग बायोलॉजी क्लास 12 के 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन का अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हों या कोई भी व्यक्ति हों, उनके रियल लाइफ में जो उनके शारीरिक अवस्थाओं के साथ घटनाएं होती हैं, जनन से संबंधित, रिप्रोडक्शन से संबंधित, उनको ये चैप्टर समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, आपके रियल लाइफ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन वो फर्स्ट लेक्चर था, थोड़ा सा उसका हम पॉइंट्स का अध्ययन किए थे। उसके कुछ पॉइंट्स लिखने के लिए भी मैं बोला था और आप लोग लिखे भी थे। आज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग देखेंगे कि आखिर ये किस प्रकार उपस्थित है, किस प्रकार शुक्राणु यानी स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और जो सीमेन का फॉर्मेशन हो रहा है, सीमेन यानी कि वीर्य का फॉर्मेशन होता है, सीमेन का कंटेंट्स क्या होते हैं, सीमेन में कौन कौन से वो नेसेसरी जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, उसका जो केमिकल क्लासिफिकेशन है सीमेन में वो क्या होता है, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको बता दें कि सीमेन एनालिसिस काफी, जिसको जनन रिप्रोडक्शन संबंधित कोई कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले डॉक्टर कहता है सीमेन एनालिसिस कराने की। सीमेन मीन्स वीर्य होता है, उस सीमेन के एनालिसिस का क्या रिजल्ट होता है, क्या होना चाहिए, आज उन सभी पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे, उन सभी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 2nd लेक्चर, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही रिलेटेड है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग यदि मेरा फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे तो मैं इस फिगर को उस लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैं डिस्क्राइब किया था। तो आइए हम इसी पॉइंट्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट्स केवल आपको, जो ये फिगर ड्रॉ किया गया है, ये केवल आपको माइंडली प्रिपेयर करने के लिए कि किस प्रकार कौन आगे डक्ट है यानी कि नली है, उसको जानने के लिए ये किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। क्यों होता है ये भी मैं बताया था, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन की क्रिया होती है, उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होनी चाहिए। यही कारण है कि जो स्क्रोटम है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, यानी दोनों जंघों के बीच या स्क्रोटम के अंदर ये दोनों टेस्टिस उपस्थित होते हैं। ये क्या था? स्क्रोटम। अब मैं इस टेस्टिस की बात करूं तो ये 1 पेयर टेस्टिस हैं और इसमें भी मैं बताया था कि इसका यदि कट सेक्शन करें तो इसमें ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ये जो
पार्ट बने हुए हैं इसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसकी संख्या होती है 250। टीएल का मतलब हुआ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि एक जो कंपार्टमेंट होता है उसमें 1 से 3 आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसके अंदर काफी उलझे हुए इस प्रकार से क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मैं यहां पे 3 बाहर निकाला हूं, जिसकी संख्या कितनी है, 1 से 3। और आपसे एक कभी वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपके एनसीईआरटी तो इसका मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक कंपार्टमेंट्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो एक टेस्टिस में कितने हो जाएंगे, 250 इंटू 3 मैक्सिमम। ये मैक्सिमम मैं रेंज बता रहा हूं, तो ये हो सकता है 750। यानी कि एक टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या 750 हो सकती है। और यहां से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स निकला है जो कि ट्यूबुली रेक्टी से होते हुए, आप ये रास्ता देख रहे हैं, ट्यूबुली रेक्टी से होते हुए रेटेड टेस्टिस में जाता है, और रेटेड टेस्टिस वास इफ्रेंसिया में पहुंचता है, और वास इफ्रेंसिया इपिडिडाइमिस में। अब ये तो आपका जो डायग्राम है केवल आपको याद रखने के लिए है कि कौन से पार्ट कैसे आगे बढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में जो ये संरचना कुछ इस प्रकार से है। आप जरा इस पर फोकस करें। यहां तक जो संरचना है, यहां तक रेटेड टेस्टिस तक, ये आपके इसी के अंदर उपस्थित है। किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। अब यहां से आपके वास इफ्रेंसिया, यहां से जो वास इफ्रेंसिया है इस टेस्टिस से बाहर निकल रहा है और एब्डोमेन के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ रहा है। यानी कि टेस्टिस से बाहर क्या निकल रहा है, तो वास इफ्रेंसिया। आपसे यदि कभी पूछा जाए तो आप इस पॉइंट्स को ध्यान रख सकते हैं। ई फॉर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट से आपको ध्यान रहेगा कि टेस्टिस से जो डक्ट बाहर निकल रहा है वो कौन सा है, वास इफ्रेंसिया। और वास इफ्रेंसिया इपिडिडाइमिस से होते हुए ये आगे की ओर एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर चढ़ता हुआ ये इस प्रकार से फोल्ड बनाते हुए, ये फोल्ड किसको बनाया है, तो ये जो पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर है, यानी कि मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा एपिडिडाइमिस है ये किसको कर्व किया हुआ, किसके ऊपर से मुड़ा हुआ है, तो इससे ये है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें कि यूरिन कंटेंट होता है, इसमें यूरिन उपस्थित होता है। अब जो यहां से स्पर्म रिलीज हुआ इसका पाथ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे आगे बढ़ते हुए इस तरफ आता है, जो कि एक जहां पर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन रिलीज होने से कुछ पहले आपका एक एसेसरी डक्ट, जो कि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, सेमिनल वेसाइकल, वास डिफरेंस इपिडिडाइमिस, इसी में इपिडिडाइमिस भी हो गया, वास डिफरेंस भी हो गया। अब यहां पर आपका आता है सेमिनल वेसाइकल, जो कि इस तरफ है। ये होता है सेमिनल वेसाइकल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपको जब मेल एसेसरी डक्ट के बारे में हम अभी यहां पर बता रहे हैं कि जो मेल एसेसरी डक्ट होते हैं वो 3 हैं।
सेमिनल वेसाइकल नंबर 1, 1 प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम भी है काउपर ग्लैंड। ये तीनों क्या हैं? ये एक मेल एसेसरी डक्ट हैं, यानी कि ये सहायक डक्ट हैं, और ये ग्लैंड के रूप में कुछ सेमिनल प्लाज्मा फ्लूइड के रूप में स्त्रावित करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेमिनल वेसाइकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की जो नंबर होते हैं, संख्या होते हैं, वो पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, यानी कि सेमिनल वेसाइकल की संख्या भी 2 है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की भी संख्या 2 है, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो ओनली 1 होता है। अब पॉइंट्स ध्यान दे बच्चों कि जो यहां से स्पर्म निकला है, जो कि स्पर्म कुछ इस प्रकार से संरचना में होता है, जिसकी संख्या 15 मिलियन टू 40 मिलियन पर ml होता है। सीमेन के 1 ml में 15 मिलियन टू 40 मिलियन, यानी कि 15 लाख से 40 लाख तक इसकी संख्या होती है। लेकिन यहां से निकलने के बाद यहां से केवल स्पर्म निकल रहे हैं, लेकिन यहां पर जो फ्लूइड होता है, जो कि तरल पदार्थ होता है, सीमेन, सीमेन का मतलब आप अच्छे समझ लें, सीमेन का मतलब होता है वीर्य, जो कि एक तरल पदार्थ है। वो गोंद के समान व्हाइट, जो दुधिया रंग का होता है, जो कि तरल लिक्विड है, उसी को कहते हैं सीमेन। तो ये जो काफी इंपॉर्टेंट भाग है सेमिनल वेसाइकल, ये सीमेन का 60 से 70% जो फ्लूइड होता है वो स्त्रावित करता है सेमिनल वेसाइकल। जो सीमेन स्त्रावित होता है, स्खलन के दौरान जो सीमेन जो मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया से निकाला जाता है, जो निकलता है, उसमें से 60 to 70% जो होता है वो फ्लूइड किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? सेमिनल वेसाइकल के द्वारा। और जो ये पॉइंट यहां पर मेंशन भी किया गया है कि सीमेन का 60 to 70% भाग सेमिनल वेसाइकल द्वारा होता है, तथा 20 से 30% बाकी के जो पार्ट होते हैं अधिकांश इसके द्वारा होते हैं। 20 to 30% भाग किसके द्वारा रिलीज होते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सेमिनल वेसाइकल से फ्लूइड इस स्पर्म में, देखिए यहां से अभी स्पर्म आ रहा है, यहां से जो स्पर्म आ रहा है, इस पाथ को ध्यान रखें। इस सेमिनल जो फ्लूइड है, सेमिनल प्लाज्मा है, इसके साथ ये मिक्स होता है, और इसमें काफी इंपॉर्टेंट भाग होते हैं जो कि यहां पर मेंशन किया गया है कि इस सेमिनल प्लाज्मा जो फ्लूइड बना, इसमें मुख्य रूप से फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा एंजाइम पाए जाते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि जो सेमिनल प्लाज्मा है, सेमिनल वेसाइकल से 60 to 70% भाग रिलीज हुए हैं, उसमें से कौन कौन से भाग होते हैं? तो फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा एंजाइम उपस्थित होते हैं, जो कि स्पर्म को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, उसको एक्टिव मोड में रखने के लिए काफी नेसेसरी है, काफी आवश्यक है। जो सेमिनल वेसाइकल है, यहां पर इसके साथ जुड़ा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये कुछ संरचना यहां पर पीछे की तरफ है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको मेंशन कर रहा हूं, फिर इसे मिटाऊंगा। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से पिरामिड के आकार की होती है।
जिसकी संख्या कितनी है? 1। आप ध्यान दीजिए, ये पीछे से होती है, ये आगे से दिखती नहीं है, और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, पिरामिड के समान होती है। और इसकी संख्या कितनी है? सिर्फ 1। ये जो 1, 2, 3 नंबर दिए गए हैं, ये जो हैं मेल एसेसरी डक्ट हैं। आप ध्यान रखना, इसकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी संरचना कैसी है? पिरामिड शेप है। तो ये पीछे से है, इसलिए मैं इसको इस रास्ते से हटा रहा हूं। आप ऐसे जानने के लिए ध्यान रखना, इसकी संरचना कैसी है? तो पिरामिड शेप है, जो कि 20 to 30% भाग बनाता है किस चीज का? तो सीमेन प्लाज्मा का। और इसके पास जो एक जोड़ी आप यहां पर देखें, एक इधर है इस रूप में और एक इधर है, यह है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसका दूसरा नाम भी है काउपर ग्लैंड। ये क्या करता है? आपको जो ये यूरेथ्रल, क्योंकि यहां से देखिए इसके बाद है, यहां से यूरिन रिलीज होता है। आपको बता दें कि यूरिन का जो पाथ है और सीमेन का जो पाथ है, मेल में दोनों एक ही पाथ से होकर गुजरना है। तो यूरिन का जो पीएच वैल्यू है वो एसिडिक नेचर में होता है, लेकिन जो सीमेन का जो पीएच वैल्यू है वो अल्कलाइन होता है, और इसका पीएच वैल्यू 7.3 to 7.5 होता है। आप ध्यान रखना, ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है या काउपर ग्लैंड है, इस जो एसिडिक पाथ है उसमें पहले, सीमेन के आने से पहले, ये 1 या 2 बूंद तरल लिक्विड पहले रिलीज करता है, और इस पूरे पाथ को, जो कि पहले से एसिडिक है, उसको एल्केलाइन बनाता है। एल्केलाइन बनाना इसलिए आवश्यक है कि ये पहले से यदि एसिडिक रहा तो जो स्पर्म है वो डेड हो जाएंगे। उसको सरवाइव करने के लिए इस पूरे पाथ को एल्केलाइन होना आवश्यक है, यानी कि क्षारीय होना आवश्यक है। आपको पता है कि 7 से कम पीएच हो तो वो अम्ल होता है, और 7 से ऊपर हो तो वो क्षार होता है, यानी कि अल्कलाइन होता है। साथ ही साथ जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो फ्लूइड रिलीज होते हैं, ये लुब्रिकेंट्स की भांति कार्य करते हैं। सीमेन सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान जब ये सीमेन रिलीज होने वाला होता है, तो जो पेनिस है, ये जो लास्ट पोर्शन एक मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, वो पेनिस वो पहले इरेक्ट होता है, तनाव उसमें उत्पन्न होता है, और उसी समय लास्ट स्टेज से कुछ देर पहले इस बल्बो यूरेथ्रल यानी काउपर ग्लैंड से 1 से 2 बूंद फ्लूइड रिलीज होता है, और इस पूरे पाथ के नेचर को एल्कलाइन बना देता है। क्लियर है? आप इस पॉइंट को अच्छे से समझें, जानें, काफी इसका आपके रियल लाइफ में उपयोग है। तो काउपर ग्लैंड क्या करता है? 1 से 2 बूंद फ्लूइड रिलीज किया, इसके अल्कलाइन नेचर, एसिडिक नेचर को समाप्त किया, इसको एल्कलाइन बनाया, जो कि स्पर्म के सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए आवश्यक होता है। साथ ही साथ लुब्रिकेंट की तरह, एक स्नेहक की भांति चिकना बनाने के लिए भी आवश्यक होता है। तो ये जो पॉइंट्स है, इस फिगर को आप कब बनाइएगा? जब ये मेल एसेसरी डक्ट लिखने के बाद। क्लियर है? अब हम इस पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मेल एसेसरी डक्ट से पहले जो मैं कभी कभी आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव टेस्टिस के अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन करें। चूंकि मानव टेस्टिस का सचित्र वर्णन
जो कहा जाता है वो रियल रूप से तो आपका इस रूप को दर्शाना पड़ेगा, लेकिन वो जो केवल पूछता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के कट को पूछता है। यानी कि ये जो पार्ट है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एसटी शॉर्ट में लिखा हूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के कट को पूछा जाता है। अब ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर आपको पता है कि इस कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये मैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाया हूं और इसके इर्द गिर्द ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही हैं, जो कि पूरा गोलाकार में नहीं किया हूं। इसके इर्द गिर्द 1 2 3 4 ये भी जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही हैं, लेकिन बीच वाला जो है मैं पूरा वो डक्ट को लिया हूं। आपको पता है कि पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। आपको दिख रहा है एक छोटा सा ब्लैक कलर का और इसके बीच बीच में थोड़ा सा लॉन्ग पिरामिड शेप जो संरचना है ब्लू कलर का, वो ये जो पार्ट है जो लॉन्ग है और उसमें लाइन लिया गया है, लाइन खींचा गया है, ये जो पार्ट है ये स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया है। और जो स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, ये स्पर्म को रिलीज करता है, स्पर्म फॉर्मेशन का कार्य करता है। आप छोटा सा एक स्पर्म भी इसके अंदर बना सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार की संरचना है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्म जर्म सेल भी कहा जाता है, जो कि क्या कर रहा है, ये स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। और इसके बीच बीच में ये जो ब्लैक कलर का छोटा सा पिरामिड दिखाए हैं, ये है आपका जो कि सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल, जो कि मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्म को रिलीज कर रहा है। इस स्पर्म को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, सर्टोली सेल। और साथ ही साथ उसके बाद वाले पॉइंट में आप लोग अगर लिखे होंगे तो देख सकते हैं, नहीं तो मेरा लेक्चर 1 फिर से एक बार देख सकते हैं कि उसमें लिखा गया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ सेल होते हैं जिसको हम लाइडिंग सेल के नाम से जानते हैं। ये क्या है, लाइडिंग सेल। और लाइडिंग सेल क्या करने को कार्य करता है, ये मेल हार्मोन, जो मेल से एंड्रोजेन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसको रिलीज करता है। जो मेल हार्मोन कौन कौन से, एंड्रोजेन और टेस्टोस्टेरोन, ये क्या करता है कि पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को जारी रखता है। स्पर्म निर्माण की जो फॉर्मेशन की प्रक्रिया है उसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो क्लियर है बच्चों, इस फिगर को आप एक बार अच्छे से बनाइएगा। इसमें 2, एक छोटा उभार लीजिएगा और एक इसके पास ही बड़ा सा। जो छोटा वाला है वो सर्टोली और जो बड़ा वाला है वो है स्पर्मेटोगोनिया, जिससे कि स्पर्म रिलीज होते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। और जो सर्टोली सेल है इसके बीच बीच में ये छोटा, ये क्या करता है, उस जो फॉर्मेशन स्पर्म का हुआ है उसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। अब हम इसके बाद एक छोटा सा जो अभी पार्ट को हम बताए, यहां पर समझाए, उसी को एक हेडिंग के अंतर्गत लिख सकते हैं,
मेल एसेसरी डक्ट। मेल एसेसरी डक्ट जो कि जो मेन पाथ है, जो बीच में पाथ आए हैं जैसे वास डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंसिया, ये एक सहायक डक्ट हैं, सहायता करते हैं उसको मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया तक पहुंचाने में। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं आप लिख सकते हैं, इसमें 1 पेयर सेमिनल वेसाइकल, 1 प्रोस्टेट ग्लैंड तथा 1 पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड पाया जाता है। इन सभी से स्त्रावित द्रव, इन तीनों से जो द्रव स्त्रावित होता है उसको हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा एंजाइम पाए जाते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है वो है सीमेन का 60 to 70% भाग सेमिनल वेसाइकल द्वारा तथा 20 से 30% यानी 20 to 30% भाग प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा निर्मित होता है। तो ये था मेल एसेसरी डक्ट। कुछ जो पार्ट हैं जो कि आप एक मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद जो सीमेन का कंटेंट है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। जो मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है वो है पेनिस। पेनिस जो कि आप यहां पर वो पार्ट को देख रहे हैं। जो पेनिस का ये जो लास्ट पार्ट है थोड़ा सा फुला हुआ भाग होता है जिसे हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस। इस पेनिस में यह पेनिस एक विशेष प्रकार के टिश्यू से बना होता है जिसमें इरेक्शन यानी कि तनाव उत्पन्न होने की क्षमता होती है। वो जो विशेष टिश्यू होता है आप लिख सकते हैं कि मेल में पेनिस एक एक्सटर्नल जेनेटेलिया है जो कि एक विशेष प्रकार के टिश्यू मीन्स उत्तक टिश्यू कौन से? कार्पोरा स्पॉन्जियोसम तथा कार्पोरा कार्वेनोसी से मिलकर बना होता है। ये जो कार्पोरा स्पॉन्जियोसम है और कार्पोरा कार्विनोसा है, ये टिश्यू में एक विशेष प्रकार के इरेक्शन होने का गुण होता है। जब सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान ये टिश्यू में एक ब्लड का फ्लो होता है वो काफी तेज हो जाता है, जिसके कारण जो पेनिस है सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान उसमें इरेक्शन होता है। ये जो ग्लांस, इसका जो पेनिस का जो लास्ट पार्ट है वो ग्लांस पेनिस है, जिसके ऊपर जो स्किन होता है उसको कहते हैं फोर
स्किन। आपको बता दें कि आज के समय में कुछ रिलीजन, कुछ कम्युनिटीज में, जैसे मुस्लिम कम्युनिटीज में ये फोर स्किन को हटा दिया जाता है। आज की डेट में उसकी जो बेनिफिट है वो पता चलता है कि इस फोर स्किन को हटाने से जो एचआईवी होने की खतरा है वो कुछ कम हो जाती है। उसके साथ साथ इसमें जो बैक्टीरियल कम्युनिटी यहां पे उत्पन्न होता है वो कम उत्पन्न होने की संभावना होता है। इसके साथ साथ ही जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उसकी भी जो दूसरे में ट्रांसफर होने की जो रोग की क्षमता होती है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, उनकी भी संभावनाएं कम हो जाती हैं। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं थोड़ा सा इस पर फोकस करना चाहता हूं, प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर आप ध्यान रखना। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये आप देख रहे हैं कि यूरिनरी जो ब्लैडर है और ये जो यूरेथ्रा जो आगे पाथ आ रहा है इसी के पास उपस्थित है। तो जैसे ओल्ड एज में पहुंचने के बाद इस प्रोस्टेट ग्लैंड में कभी कभी सूजन हो जाता है, जिसको हम प्रोस्टेट कैंसर के नाम से भी जानते हैं, प्रोस्टेट कैंसर के भी नाम से जानते हैं। जब इसमें सूजन हो जाता है तो ये जो पाथ है वो काफी संकीर्ण हो जाता है, छोटा हो जाता है और यूरिन को रिलीज करने में यानी कि मूत्र को त्याग करने में काफी समस्या उत्पन्न होता है, जो कि एक खास करके ओल्ड एज में पहुंचने के बाद जो मेल जो हैं जब ओल्ड एज में पहुंचते हैं तब ये समस्या उत्पन्न होती है। आप देखे होंगे कि आपके घरों में जो ओल्ड एज पर्सन जैसे दादाजी होंगे, कभी रात में कई बार वो यूरिन रिलीज करने के लिए वॉशरूम जाते हैं, उसके बाद भी काफी पेन के कारण वो यूरिन रिलीज अच्छे से नहीं कर पाते हैं और वो किसी को बता भी नहीं पाते हैं। तो आप सभी को उस पॉइंट्स को ध्यान रखना है। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। उस एज में पहुंचने के बाद यदि एक छोटा सा ऑपरेशन के द्वारा इस प्रोस्टेट ग्लैंड को काट कर हटा भी सकते हैं, उसका कोई अब मतलब नहीं है और यूरिन का जो पाथ है वो बिल्कुल क्लियर रहता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें दो टिश्यू है, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम और कार्पोरा कार्वेनोसा, जो कि इरेक्शन में काफी मदद करते हैं। और इसके बाद जो थोड़ा सा हम बात करेंगे सीमेन के कंटेंट में, तो सीमेन के जो कंटेंट होता है उसमें मुख्य रूप से स्पर्म है, जो कि पर ml 15 मिलियन यानी 15 मिलियन टू 40 मिलियन 15 लाख से 40 लाख तक उसकी संख्या होती है। और स्पर्म की एक खास बात होती है कि उसमें मोटिलिटी पावर होता है। वो मोटिलिटी पावर का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जा सकता है। उसमें जो मोटिलिटी पावर है उसको बनाए रखने के लिए इसमें एंजाइम और मुख्य रूप से कैल्शियम आयन उपस्थित होता है। कभी कभी क्या होता है कि आगे चलकर कुछ एज जब सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान ये स्पर्म कम रिलीज होते हैं तो जो फर्टिलिटी पावर है वो कम हो जाती है। आपका इससे घबराने की कोई बात नहीं है। आप कुछ घरेलू जो उपचार हैं, अक्सर जो एलोपैथ दवा है उसको न यूज करके आप आयुर्वेद के रूप में इसकी मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए आप जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक का थोड़ा सा अदरक सुबह शाम थोड़ा सा अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा मात्रा। उसके साथ साथ जो पमग्रेनेट है, अनार है, उसको सुबह सुबह आप उसके दाने के साथ खा सकते हैं। तो इसकी मोटिलिटी पावर जो है वो काफी इंक्रीज कर जाता है।
तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके बाद हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये पॉइंट सारे नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं